नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र में सरकार के गठन का रास्ता क्लियर हो गया। आखिरी स्पीड ब्रेकर भी रास्ते से हट गया। आज एकनाथ शिंदे ने कहा सब चांगला है। एकनाथ शिंदे ठीक हो गए, उनकी सेहत भी ठीक हो गई और उनका मूड भी अच्छा हो गया। देवेंद्र फडणवीस की गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। वर्षा बंगले पर जाकर एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, उनका हालचाल लिया, सारी बातें तय हो गई। अब 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण होगा। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेंगे। आजाद मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां की जा रही हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ बीजेपी के तमाम नेताओं की मीटिंग्स हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद क्या क्या करना है, यह भी तय हो गया है। शपथ ग्रहण के अगले दिन 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि है। महाराष्ट्र की सरकार बड़े पैमाने पर बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाएगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। एकनाथ शिंदे ने आज तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान मंत्रिमंडल का गठन और विभागों का बंटवारा भी पूरा हो जाएगा। अब तक जो तय हुआ है उसके मुताबिक होम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट बीजेपी अपने पास रखेगी। अर्बन डेवलपमेंट एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिलेगा और फाइनेंस अजीत पवार के पास ही रहेगा। जो फॉर्मूला अभी तक तय हुआ है उसमें बीजेपी के पास 21 से 22, शिंदे की शिवसेना के पास 12 और अजीत पवार की एनसीपी के पास 9 से 11 मंत्रालय रहेंगे। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ पहले तय हो चुका था तो एकनाथ शिंदे रूठ क्यों गए थे? अगर रूठे तो माने कैसे? कल रात से आज सुबह के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे शिंदे का मूड बदल गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया? ये मैं आपको बताऊंगा आज की बात में, लेकिन पहले ये बता देता हूं कि आज सुबह मुंबई का सियासी माहौल कैसा था, अचानक कैसे बदला। आज 4 दिन बाद एकनाथ शिंदे मुंबई के वर्षा बंगले में वापस लौटे। उन्होंने 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस की तैयारियों पर बैठक की। इंटरेस्टिंग बात है, इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस भी वर्चुअली शामिल हुए। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस देर शाम एकनाथ शिंदे से मिलने उनके घर पहुंच गए। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। गुरुवार के बाद यह पहला मौका है जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात हुई, बात हुई। गुरुवार को दिल्ली से लौटने के बाद शुक्रवार को एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए थे। कहा गया था उनकी तबीयत खराब है। वो 2 दिन पहले गांव से लौटे, लेकिन मुंबई नहीं आए, ठाणे में अपने घर पर रहे। बताया गया है डॉक्टर्स ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा है। अब चूंकि शिंदे ने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी, महायुति की मीटिंग भी नहीं हो पाई थी, इसलिए यह चर्चा थी एकनाथ शिंदे नाराज हैं, रूठ कर बैठे हैं और वो होम मिनिस्ट्री की मांग पर अड़े हुए हैं और बीजेपी उन्हें होम मिनिस्ट्री नहीं देना चाहती। लेकिन आज शिंदे अचानक ठाणे के हॉस्पिटल में पहुंच गए। पता लगा डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ टेस्ट बताए थे। टेस्ट कराने के बाद शिंदे हॉस्पिटल से निकले और सीधे चीफ मिनिस्टर के सरकारी घर वर्षा बंगले पर पहुंच गए। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जाहिर है शिंदे से पूछा गया अब कैसी तबीयत है, तो शिंदे ने कहा सब चांगला है। तबीयत चांगली आहे, तबीयत अच्छी है, चेकअप के लिए आया था, अभी ठीक है। तबीयत उत्तम आहे। शिंदे की बात से ये अब सब ठीक है, लेकिन कल तक सब ठीक नहीं था। शिवसेना के नेता भी पर्सनल बातचीत में बता रहे थे बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की नहीं है, मंत्रालयों के बंटवारे की भी नहीं है। शिंदे इसलिए नाराज हैं क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने उनसे सलाह मशवरा किए बगैर ही शपथ ग्रहण की तारीख का फैसला कर लिया और इसका ऐलान भी कर दिया। शिंदे की शिवसेना के नेता दावा कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे अपनी अनदेखी से खफा हैं। हालांकि शिवसेना के किसी नेता ने कैमरे पर यह नहीं कहा कि शिंदे नाराज हैं। एकनाथ शिंदे भी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो पिछले 4 दिन से लगातार अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग्स कर रहे थे, पर बीजेपी के किसी नेता से नहीं मिले, न ही किसी नेता की कॉल रिसीव की। इसलिए नाराजगी की खबरों को और भी हवा मिली। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के करीबी गिरीश महाजन कल रात एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे। इसके बाद आज वर्षा बंगले में जाकर भी गिरीश महाजन ने शिंदे से एक बार फिर मुलाकात की।
बताया तो यह गया कि गिरीश महाजन बीमार एकनाथ शिंदे की मिजाज पुरसी के लिए गए थे, हालचाल पूछने के लिए गए थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद अचानक एकनाथ शिंदे की तबीयत में थोड़ा सुधार आया, मूड भी बदल गया। और मीटिंग के बाद गिरीश महाजन ने यह तो नहीं बताया कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, लेकिन गिरीश महाजन ने मुस्कुराते हुए कहा शिंदे नाराज नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो 4 दिन से एक्टिव नहीं थे। अब तबीयत में सुधार हो गया है, इसलिए अब बात आगे बढ़ेगी। बातचीत हुई है, मेरे बहुत निजी संबंध उनसे है। 30 साल 35 साल से हम लोग साथ में विधानसभा में काम कर रहे हैं और कोई उनमें नाराजगी नहीं है। खाली तबीयत खराब थी 4-5 दिन से, इसीलिए वो गाँव भी गए थे और घर में भी बैठे थे। लेकिन बहुत अफवाहें उनके बारे में कही गई, बताई गई, वो सब झूठ है बिल्कुल। एकनाथ जी मुझे ऐसा लगता है कि आज ही वर्षा पर आएंगे, वहाँ मीटिंग भी करेंगे, मेरी से उनसे बात भी हुई है। और कोई हमें कोई ऐसे खराब वातावरण है या दूषित वातावरण है या हम लोगों में एक दूसरे के प्रति कोई अलग भावना ऐसे नहीं है। इसके बाद शिंदे की पार्टी के नेता दीपक केसरकर ने कहा एकनाथ शिंदे को बहुत ज्यादा बुखार था, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब उनकी सेहत पहले से बेहतर है, वो काम पर लौट आए हैं। केसरकर ने कहा कि शिंदे की बीमारी के बहाने कई तरह की बातें हुई, अफवाहें फैलाई गई, लेकिन ये सब बेबुनियाद है। शिंदे महायुति के साथ हैं। पार्टी के नेता चाहते हैं कि शिंदे भी 5 तारीख को शपथ लें, सरकार में शामिल हों। शिवसेना के नेताओं ने अपनी बात उनके सामने रख दी है, लेकिन आखिरी फैसला शिंदे खुद करेंगे। देखिए, जब कोई बोलता है कि आपको क्या चाहिए, तो जो चाहिए वो बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दिया जाता है। उसमें से जो भी उनका उस वक्त भी कहना था, उन्होंने प्रेस लेके भी कहा, जो भी डिसीजन मोदी साहब और शाह साहब मिलके करेंगे उनको मंजूर है। फिर इसमें बहस करने की कौन सी बात है। ये आम तौर पे सब जगह पे चल रहा है कि ये मांगा था, वो मांगा था, नाराज है। बिल्कुल नाराज नहीं है, वो तो एक शिवसैनिक है। शिवसैनिक कभी भी नाराज नहीं होता। फिर आपके साथ रहेंगे मंत्रिमंडल में, सरकार में बने रहेंगे? हमारी इच्छा है, हम सब लोगों की मांग है, हम सब MLAs हैं, उनकी मांग है कि वो सरकार में रहे। उन्होंने कुछ बताया अभी तक? कुछ नहीं, वो तो जब अनाउंस करेंगे वो तो उनका प्रिरोगेटिव है, हम इसके बारे में क्या बोले। हमारा इतना ही कहना है कि जो झूठी बातें आती है तो नहीं आनी चाहिए। उनको तो सचमुच बीमार थे और आपने भी देखा, डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक्स दी गई, वहाँ पे भी दी गई, और यहाँ आने के बाद भी सलाइन पे थे। तो आज ही वो निकले, और स्पेशली निकले क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर को बहुत चाहते हैं। इसके बाद शिवसेना के नेता गुलाबराव पाटिल ने मान लिया कि शिंदे चाहते हैं होम मिनिस्ट्री उन्हें मिले। इसकी मांग उन्होंने बीजेपी हाईकमान से की थी। हालांकि गुलाबराव पाटिल ने कहा होम मिनिस्ट्री की मांग एकनाथ शिंदे ने की जरूर है, लेकिन वो इस पर अड़े नहीं है, क्योंकि शिंदे पहले ही साफ कर चुके हैं जो फैसला नरेंद्र मोदी करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा, तो फिर शक की गुंजाइश कहां रह जाती है। पाटिल ने कहा उनकी पार्टी के सारे विधायक चाहते हैं कि शिंदे सरकार में रहें और उप मुख्यमंत्री का पद संभालें। कोई नाराजी नहीं है। आपको मालूम है कि 2 दिन से वो बीमार है, बीमार होने की वजह से वो किसी को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाराज है, ये अफवाहें हैं कि वो नाराज है। हमने मांग की थी उनको गृह मंत्री पद दिया जाए, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि जो ऊपर जो सरकार बनेगी उसमें मेरा कोई तकलीफ नहीं होगी, आप सरकार बनाइए। इसके लिए सब सवाल खत्म हो चुके हैं, जो निर्णय होगा वो मुझे मान्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। हमने सभी MLA ने उनको आग्रह किया है कि आप सत्ता में रहिए, आप DCM बनिए। आज एक और डेवलपमेंट हुआ। अजीत पवार के एनसीपी ने भी खुलकर कह दिया कि सरकार में एनसीपी को शिवसेना के बराबर मंत्रालय मिलने चाहिए, क्योंकि एनसीपी का स्ट्राइक रेट शिंदे की शिवसेना से बेहतर है। छगन भुजबल ने कहा बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक हैं, बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी सबसे ज्यादा है, इसलिए बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, उसके सबसे ज्यादा मंत्री होंगे। लेकिन यह भी सही है कि एनसीपी का स्ट्राइक रेट शिंदे की शिवसेना से बेहतर है, इसलिए एनसीपी के मंत्रियों की संख्या शिंदे की शिवसेना के मंत्रियों से कम नहीं होनी चाहिए। अजीत पवार के साथ हमारे सभी विधायकों की बैठक हुई। ठीक है, एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दिया गया, इसलिए उनके अधिक विधायक चुनकर आए।
हमें कम जगह मिली, हमारे कम चुनकर आए। लेकिन अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो भाजपा पहले नंबर पर है, फिर अजीत पवार और उनके बाद एकनाथ शिंदे गुट। थोड़ा सा ही अंतर है और हमारा कहना है कि आप भी हमें उनके बराबर ही जगह दें। जीत बड़ी है, सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन होगा क्या, फैसला क्या हुआ, सरकार का स्वरूप क्या होगा, 5 दिसंबर को कितने मंत्री शपथ लेंगे, इस पर जानकारी के लिए मुंबई चलते हैं। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी हमारे साथ हैं। सचिन, क्या अपडेट है आपके पास? जी रजत जी, 5 दिसंबर की बात करें तो ये तो तय है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री होंगे, उनके सरकार में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे, अजित पवार दूसरे उप मुख्यमंत्री होंगे। अब मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसे होगा, इसको लेकर जो प्रस्ताव भेजे गए, जो मेरे पास जानकारी है कि पहला प्रस्ताव यह था कि सीएम और 2 डिप्टी सीएम जो है वो शपथ ग्रहण कर ले, मोदी आए, साधु संतों से मिले, शपथ ग्रहण में शामिल हो, उसके बाद वो छोटा सा एक धन्यवाद स्पीच दे और उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा प्रस्ताव यह है कि सीएम डीसीएम के अलावा कुछ चुनिंदा मंत्री जो है उनको शपथ दिलाई जाए। अगर चुनिंदा मंत्रियों की बात करें तो बीजेपी से जो पुख्ता जानकारी मिली है कि जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें चंद्रशेखर बावनकुले विदर्भ से आते हैं। पिछली बार उनका विधायक का पद भी काटा गया था और उनको मंत्री भी नहीं बनाया गया था। इस बार उनको मौका दिया जाएगा। काफी बड़ा चेहरा है और काफी अच्छा काम उन्होंने किया है। राधाकृष्ण विखे पाटिल पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं, देवेंद्र की सरकार में भी मंत्री थे, पिछली सरकार में भी मंत्री थे और इसके अलावा कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। युवा चेहरों की बात की जाए तो नितेश राणे, जिन्होंने हिंदुत्व का एजेंडा काफी अच्छे से चलाया है, उनका एक नाम जो है युवा चेहरे के तौर पर सामने आ रहा है। और रविंद्र चौहान, जो कि देवेंद्र फडणवीस की खास है और संघ की खास है, जिन्होंने पिछली जो एकनाथ शिंदे की सरकार बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ये कुछ चुनिंदा नाम है जिनके ऊपर मुहर लगभग तय मानी जा रही है। अगर हम एनसीपी की बात करें तो वहां पर छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ एक मुस्लिम चेहरा है और पहले भी मंत्री थे। महिला की बात करें तो आदित्य तटकरे, सुनील तटकरे की बेटी है और महिलाओं ने काफी अच्छा वोट दिया है, तो उनका एक बार फिर से रिपीट होना लाजमी है, उनकी दावेदारी बनती है। शिंदे शिवसेना की बात करें तो एकनाथ शिंदे के अलावा शंभूराजे देसाई, उदय सामंत, दादा भुसे, दीपक केसरकर, इन प्रमुख नामों का समावेश हो सकता है। हालांकि मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा रहेगा इसका पता कल देर रात तक या देर शाम तक चल पाएगा, क्योंकि कितने मंत्री जो है वो शपथ ले पाएंगे। लेकिन जो आंकड़ा है पूरी तरह से सामने नहीं आया है। हो सकता है कि सीएम डीसीएम भी शपथ ले ले या फिर कुछ सीएम डीसीएम के साथ कुछ चुनिंदा मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाए। जी रजित जी। सचिन, मैं आपकी बात समझ सकता हूं। इस समय इतनी ही जानकारी आपके पास अवेलेबल है, आपने बहुत सारी बातें शेयर की हैं और कल शाम तक तस्वीर बेहतर होगी, क्लियर होगी, तो अब फिर से आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल चूंकि जनता का मैंडेट बिल्कुल क्लियर है, इसलिए न गवर्नर को सरकार बनाने का न्योता देने की जरूरत है, न शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान करने में किसी तरह की परमिशन की जरूरत है। इसलिए आजाद मैदान को 5 दिसंबर के लिए तैयार किया जा रहा है। औपचारिकताएं बाद में पूरी हो जाएंगी। आज बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के नेता एक साथ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आजाद मैदान पहुंचे। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के साथ बीजेपी के गिरीश महाजन, एनसीपी के धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, शिंदे की पार्टी के गुलाबराव पाटिल और संजय शिरसाट ने एक साथ आजाद मैदान पहुंचकर यह मैसेज देने की कोशिश की कि महायुति में कोई विवाद नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, सब साथ साथ हैं। और इसके बाद चंद्रशेखर बावनकुले, गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर और प्रसाद लाड ने देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की। पता यह लगा कि जितनी बड़ी जीत मिली है, देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह भी उतना ही भव्य होगा। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेन अट्रैक्शन होंगे। केंद्र सरकार के कई मंत्री होंगे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर समेत कुल 70 वीवीआईपी शामिल होंगे। इसके अलावा 400 से ज्यादा साधु संतों को निमंत्रण भेजा गया है। समारोह के लिए 3 स्टेज बनाए जा रहे हैं। मुख्य स्टेज पर शपथ ग्रहण होगा, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठेंगे। दूसरे स्टेज पर साधु संत और तीसरे पर राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के बैठने की व्यवस्था की गई है। शपथ ग्रहण समारोह में पूरे महाराष्ट्र से 40,000 लोगों को
बुलाया गया है। असल में महाराष्ट्र में जितनी जबरदस्त जीत हुई थी, सरकार बनाने में देरी ने उसकी चमक उतनी ही कम कर दी। एकनाथ शिंदे ने जो नखरे दिखाए, उसकी वजह से जो लोग हार कर हताश बैठ गए थे, उन्हें कमेंट करने का मौका मिला। किसने कहा दिल्ली वाले डमरू बजा रहे हैं और मायूती वाले नाच रहे हैं। किसी ने कहा बारात आ चुकी है, पर दूल्हा कौन है अभी तक पता नहीं। लेकिन आज ये सारी बातें बेमानी हो गई। दूल्हा कौन है यह भी पता चल गया, बारात में कौन कौन आएगा यह भी सामने आ गया, और नाराज फूफा जी भी मिलने के लिए मान गए। राजनीति के दांवपेच के लिहाज से देखें तो अजीत पवार दिल्ली आकर बैठ गए थे। शिंदे भी अमित शाह के फोन का इंतजार कर रहे थे। इसे समझने की जरूरत है। शिंदे और अजीत दादा सीधे दिल्ली से बात करना चाहते थे। वो फडणवीस को बाईपास करने के चक्कर में थे, लेकिन उन्हें समझा दिया गया कि महाराष्ट्र की सरकार बनाने और चलाने का जिम्मा कल देवेंद्र फडणवीस को सौंप दिया जाएगा। तीनों पार्टियों में से किसके कितने मंत्री बनेंगे, यह फडणवीस से बात करके तय करना होगा। शिवसेना और एनसीपी में से कौन कौन मंत्री बनेगा, यह शिंदे और अजीत पवार को तय करना होगा। लेकिन किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसके लिए उन्हें फडणवीस से बात करनी होगी। मोटा भाई का मोटा सा मैसेज यह है कि अब महाराष्ट्र की सरकार दिल्ली से नहीं चलेगी, फैसले मुंबई में लिए जाएंगे और देवेंद्र फडणवीस को फ्री हैंड दिया जाएगा। सब कहेंगे जय महाराष्ट्र। दूसरी तरफ आज चुनाव आयोग ने ईवीएम और पोलिंग के डेटा को लेकर कांग्रेस के साथ बात की और काफी सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए। डेटा को लेकर जो कंफ्यूजन अभी रह गए हैं, उनका जवाब डिटेल में लिख कर दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर जो भी शिकायतें की गई थी, उनका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने आज कांग्रेस के नेताओं को आमने सामने बुलाया। अभिषेक मनु सिंघवी, नाना पटोले और मुकुल वासनिक समेत कांग्रेस के 9 नेता इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंचे। कांग्रेस के 3 सवाल थे। पहला, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम काटे क्यों गए। दूसरा, वोटर लिस्ट में 47 लाख नए वोटर किस आधार पर जोड़े गए। और तीसरा, वोटिंग के बाद शाम 5 बजे चुनाव आयोग ने पोलिंग का जो डेटा जारी किया, उसमें और रात 11 बजे किए गए डेटा में 76 लाख वोट कैसे बढ़ गए। कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि महाराष्ट्र की 118 असेंबली सीटों पर विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 25,000 वोट ज्यादा पड़े। यह अननेचुरल बढ़त है और इन 118 सीटों में से 102 सीटों पर मायावती की जीत हुई है, इसलिए उन्हें चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का शक है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के नेताओं के एक एक सवाल का जवाब दिया। मीटिंग के बाद अभिषेक मनु सिंघवी इलेक्शन कमीशन के जवाब से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा अच्छी बातचीत हुई है, चुनाव आयोग ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, अब वो इसका रिटर्न एक्सप्लेनेशन भी देंगे, कांग्रेस इसका इंतजार करेगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा जब तक ये शक दूर नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाती रहेगी। हम लोग सब अभी बहुत विस्तृत और व्यापक रूप से वार्तालाप करके आए हैं चुनाव आयोग से, और इसका मुख्य बिंदु था कि जो हमारे बहुत गंभीर मुद्दे हैं उन पे आपको डेटा रिलीज करना चाहिए, तथ्य देने चाहिए, उसका अवलोकन और उसका निष्कर्ष हम निकाल लेंगे। विस्तृत रूप से कई बिंदुओं का उन्होंने मौखिक रूप से हमको जवाब दिया है, समझाया है। जैसा मैंने कहा, बड़े सौहार्द और अच्छे वातावरण में ये डिस्कशन हुआ और वो हमको लिख के भी इसका स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन हम समझते हैं कि राजनीतिक पार्टी देश की सबसे पुरानी और इतनी विस्तृत अलग अलग भारत के कोनों में है, उसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे मूल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आपके सामने रखा जाए, चुनाव आयोग के सामने रखा जाए, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे जवाब आएंगे, ऐसे आंकड़े आएंगे जो हर प्रकार से पारदर्शिता की कसौटी को मिले और अविश्वास को हटाएं। अभिषेक मनु सिंघवी बड़े वकील हैं, कानून और तर्क को परखना जानते हैं। उन्होंने समझदारी से बात की, लेकिन नाना पटोले के तेवर बिल्कुल नहीं बदले। उन्होंने आज फिर कहा कि महाराष्ट्र में मायावती की जीत वोटों की हेराफेरी का नतीजा है। महाराष्ट्र की नई सरकार जनता के आशीर्वाद से नहीं, दिल्ली की कृपा से बनी है।
सत्ता का माज आया हुआ है बीजेपी को, और ये जनता के वोटों से आई वाली सरकार नहीं है। और लोगों ने भी आज आपने देखा होगा कि सोलापुर जिले में मार्कंडवाड़ी में आज लोगों ने खुद वहाँ पे बैलेट से चुनाव लेने की प्रक्रिया की थी। तो सरकार के दबाव में पुलिस ने उनके बूथ भी कैप्चर कर लिए, और इसलिए ये सरकार जो है, जो आई हुई है, वो जनता की नहीं है। ये दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के आकाओं की वजह से बनी हुई है। और हम आज चुनाव आयोग के पास आए थे, देखिए चुनाव आयोग क्या डिसीजन लेते हैं। नाना पटोले की हताशा, निराशा समझी जा सकती है। वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। अपने बयान में उन्होंने सोलापुर की घटना का जिक्र किया। अब यह घटना क्या है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। असल में सोलापुर के मारकंडवाड़ी गांव में आज फिर से बैलेट पेपर के जरिए मॉक वोटिंग कराने की तैयारी की गई थी। बैलेट पेपर छप चुके थे। बैलेट पेपर में 19 उम्मीदवारों के नाम थे जो असेंबली इलेक्शन में थे। बैलेट बॉक्स भी पहुंच गए थे। बूथ पर मेज कुर्सी लगा दी गई थी। गांव वाले वोटिंग के लिए बूथ पर पहुंच भी गए, लेकिन प्रशासन को खबर लगी तो अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सारा तामझाम बंद करवा दिया। सोलापुर से शरद पवार की एनसीपी के उत्तम जानकर चुनाव जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार राम सातपुते को हराया है, लेकिन जिस गांव में बैलेट पेपर से दोबारा वोटिंग की तैयारी थी, उस गांव में बीजेपी के उम्मीदवार को शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले हैं। गांव वालों का कहना था इस गांव में हमेशा शरद पवार की पार्टी को ज्यादा वोट मिलते थे। फिर इस बार यह ट्रेंड कैसे बदल गया, इसलिए वो दोबारा बैलेट पेपर से वोट करवाकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ईवीएम ने जो रिजल्ट बताया वो सही है या नहीं। लेकिन अफसरों ने इस प्रोसेस को गैर कानूनी बताकर मॉक वोटिंग रुकवा दी और 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। अब तक तो हमने यही देखा है कि चुनाव आयोग के पास हर सवाल का जवाब है, मौखिक भी, लिखित भी। चुनाव आयोग क्लियर है कि ना ईवीएम हैक हो सकती है, ना वोटों की गिनती में कोई गड़बड़ हो सकती है। ईवीएम कैलकुलेटर की तरह है, एक स्टैंड अलोन डिवाइस होती है। ईवीएम का किसी ब्लूटूथ से, किसी इंटरनेट से या किसी भी आउटसाइड डिवाइस से कोई कनेक्शन नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे का पूरा प्रोसीजर भी एक्सप्लेन किया है। चुनाव के काम में लगे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए होते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक गांव गांव में काम करते हैं। सबसे बड़ी चीज इलेक्शन कमीशन ने बताई फॉर्म 17C के बारे में। इसमें वोटिंग की एक एक डिटेल होती है। ईवीएम की बैटरी तक की डिटेल दी जाती है। इसे कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट चेक करते हैं, उस पर साइन करते हैं। उसके बाद ईवीएम सील की जाती है। तो भी अगर किसी को शिकायत है तो वो इसे कोर्ट पे चैलेंज कर सकता है। जब शिकायत मिलती है तो इलेक्शन कमीशन वोटों की काउंटिंग का वीवीपैट से मिलान करता है। लाखों वोटों की अब तक चेकिंग हुई है, आज तक एक भी मिसमैच नहीं मिला। इसके बाद भी किसी को शिकायत है तो चुनाव आयोग में कंप्लेंट कर सकता है। उससे भी संतोष ना हो तो कोर्ट जा सकता है, और सारे राजनीतिक दल ये सब करते हैं। लेकिन अगर कोई ये मानकर बैठा है कि मीडिया, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब गलत हैं, सब मिले हुए हैं, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे कांग्रेस महाराष्ट्र में बेईमानी का इल्जाम लगा रही है, वैसे ही अखिलेश यादव यूपी में बाई इलेक्शन में हार को योगी की साजिश का नतीजा बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने जीत के लिए यूपी में सांप्रदायिक टेंशन क्रिएट की। संभल की हिंसा उसी साजिश का नतीजा है। अखिलेश यादव की बात आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले यह बता दूं कि आज संभल में जांच के दौरान यूपी पुलिस को क्या मिला। पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट से उन सारे इलाकों की जांच करवा रही है जहां हिंसा के बाद 4 लाशें मिली थी। पुलिस का दावा है जिन इलाकों में दंगे जैसे हालात बने, उन इलाकों के नालों से खाली कारतूस बरामद हुए हैं। और हैरानी की बात यह कि इसमें से कुछ कारतूस पाकिस्तान और अमेरिकन मेड हैं। पुलिस का कहना है इन कारतूसों की बरामदगी से लगता है कि हिंसा के दौरान भीड़ में शामिल अपराधियों ने विदेशी हथियारों का इस्तेमाल भी किया था। जिस घटना स्थल पे जिस पे जो डेड बॉडी मिली थी, उस जगह से आज एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, जिसमें POF 9mm 68-26 ये एक फायर्ड केस मिला है।
जो कि घटना में फायर करने के बाद में यहाँ पे मिला है। और एक FN प्लस नहीं FN स्टार करके ये कोई केस है जिसमें जो हैमर है और जो परक्यूशन कैप जो उसके पीछे वाला है उसके ऊपर स्ट्राइकर पिन का निशान है, लेकिन शायद किसी ने कॉक करते टाइम शायद उसका रह गया होगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई इसका स्कोप बचता नहीं है, नहीं तो वो भी फायर्ड केस में ही होता। 12 बोर का एक विनचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर लिखा हुआ है, ये एक 12 बोर का कार्ट्रिज मिला है। एक स्पेशल 12 के करके भी एक 12 बोर का एक और कार्ट्रिज मिला है। एक KF32 SWL करके भी एक कार्ट्रिज मिला है जो फायर्ड केस है। तो इस तरीके टोटल 5 फायर्ड केस और एक मिस फायर के टोटल 6 ऐसे ब्रदर्स हैं। वो फॉरेंसिक टीम और नगर निगम ने इनको रिकवर किया है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। CCTV फुटेज के आधार पर हिंसा में शामिल अपराधियों की पहचान की कोशिश हो रही है। संभल में हालात अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी संभल की सियासत को अखाड़ा बनाने की कोशिश में लगे हैं। संभल के DM ने 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के संभल जाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन आज कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी कल संभल जाएंगे, उन परिवार के लोगों से मिलेंगे जिनकी हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। प्रशासन ने राहुल गांधी से फिलहाल संभल न जाने की अपील की है, लेकिन अगर राहुल न माने तो फिर उन्हें रास्ते में रोका जाएगा। संभल के कमिश्नर ने गाजियाबाद और नोएडा के प्रशासन को चिट्ठी लिखकर कहा कि अगर राहुल गांधी संभल के लिए निकलते हैं तो उन्हें वहीं रोक लिया जाए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट में संभल का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में रामगोपाल यादव और लोकसभा में अखिलेश यादव ने संभल में हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने कहा संभल की हिंसा बीजेपी की साजिश का नतीजा थी। बाई इलेक्शन में वोटिंग से एक दिन पहले संभल में जामा मस्जिद का सर्वे माहौल को गर्म करने की नीयत से कराया गया। अखिलेश ने कहा कि संभल में पुलिस ने बेकसूर लोगों को मार डाला, इसलिए संभल के बड़े पुलिस अफसरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। प्लीज कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। अखिलेश यादव जिस वक्त लोकसभा में बोल रहे थे उस वक्त सत्ता पक्ष की तरफ से हो हल्ला हो रहा था। खासकर गिरिराज सिंह इस दौरान अखिलेश को बार बार टोक रहे थे। गिरिराज सिंह ने कहा समाजवादी पार्टी के DNA में ही गड़बड़ी है। अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को मैंने बीच में टोकने का भी काम किया। अखिलेश जी टोटल राजनीतिक भाषण दे रहे थे, कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे, कोर्ट की निंदा कर रहे थे और सच कहने से बच रहे थे। सच तो ये थी कि वहाँ अपराधियों ने ही गोली चलाया एक दूसरे पर, जो पुलिस की रिपोर्ट है उसको वो छिपा रहे थे। अखिलेश यादव वही है ना, मैं तो बार बार कहता हूँ उनके DNA को, क्योंकि उनके पिताजी ने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। वो कभी वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। अखिलेश यादव सच को नहीं छुपा सकते, कभी न कभी सच उजागर होगा। अखिलेश यादव की यह बात तो सही है, अगर हर मस्जिद की खुदाई होगी तो इसका मतलब यह होगा कि आपसी सद्भाव और भाईचारे को नुकसान होगा।
नफरत की दीवारें खड़ी होंगी। उनकी यह बात भी सही है कि संभल में जब एक बार सर्वे हो गया था तो दूसरी बार सर्वे कराने की क्या जरूरत थी। अखिलेश की यह बात भी सही है कि लोकल प्रशासन ने शुरुआती दौर में इस मामले में पक्षपात किया, लेकिन अखिलेश ने खामखा इस बात को दिल्ली लखनऊ की सियासत से जोड़कर, योगी और मोदी से जोड़कर किए कराए पर पानी फेर दिया। ऐसा लगा वो इस मसले का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि आज संभल के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दरार भी सामने आ गई। राहुल गांधी चाहते थे पूरा विपक्ष मिलकर पार्लियामेंट में अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि संभल का इशू अडानी के मुद्दे से बड़ा है, इसलिए समाजवादी पार्टी तो संभल का मुद्दा उठाएगी। आज सुबह संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विरोधी दलों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई थी। उसमें भी समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल नहीं हुए। हालांकि इसके बाद कांग्रेस और उसके साथी दलों ने संसद के मकरध्वज द्वार के सामने खड़े होकर अडानी के मुद्दे पर नारेबाजी की, लेकिन समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने साफ कह दिया कि अडानी का मुद्दा सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए बाकी इश्यूज को छोड़कर सिर्फ एक मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा करना ठीक नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने साफ कहा अडानी का मुद्दा सिर्फ पैसे से जुड़ा है, जबकि संभल में लोगों की जान गई है, इसलिए उनके लिए संभल का इशू ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम भावनात्मक तौर से देखें तो वहाँ पर 5 लोगों की हत्या हुई है, जाने गई हैं, और जिस तरीके से लगातार वहाँ पर एक माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है कि वो सबसे प्रेसिंग इशू है अभी। अडानी का मुद्दा हमारे इकोनॉमी के लिए एक अहम मुद्दा है, लेकिन जब बात जान की हानि की आती है तो मेरे ख्याल से प्राथमिकता उसकी होनी चाहिए। नो डाउट ये इशू बड़ा है क्योंकि जनता का इशू है, और अडानी इसलिए क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मसला है। जनता के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हत्या हुई है, इसलिए बड़ा इशू है। इस पर चर्चा आज बोलने का माननीय अष्टदेव जी को बोलने का मौका दिया, और हम चाहते हैं इसमें एक न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सिटिंग जज के उसमें होना चाहिए, जिससे कि सही उसका पता चल सके, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। प्रियंका ने कहा कि इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के अपने रीजनल इश्यूज हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कांग्रेस को सहयोगी दलों पर अपनी राय थोपनी नहीं चाहिए। नहीं, मैं मानती हूं कि इंडिया ब्लॉक के सदस्य हर रीजनल पार्टी से भी आते हैं, उनके रीजनल इंटरेस्ट भी हैं, और उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर आग संभल में लगी है, अब अजमेर में लगाने की बारी है, कल हाजी अली में लगा देंगे, परसों निजामुद्दीन में आकर लगा देंगे, जहां जहां इनको सूट करेगा वहां वहां करेंगे। तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब बना हुआ एक कानून है, तो उसके साथ जो छेड़खानी हुई है, और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहूंगी कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो आग लगाई है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, एक लूपहोल दिखाया है रास्ता, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का इस्तेमाल कर वो किया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सारी बातें छोड़कर दोनों सदनों में संभल का मुद्दा उठाया, तो कांग्रेस के नेता डिफेंसिव पर आ गए। प्रमोद तिवारी ने कहा किसी एक इशू को दूसरे से कम महत्वपूर्ण बताना ठीक नहीं है। उन्होंने संभल के मुद्दे पर खुद राज्यसभा में नोटिस भी दिया था। प्रमोद तिवारी ने कहा संभल भी जरूरी है, लेकिन कांग्रेस अडानी के मुद्दे को भी नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस ने कल भी संभल का मैंने ही नोटिस दी थी, आज भी मैंने दी थी, और आज इस मुद्दे पर हमने ये कहा कि जो वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी का ये याद दिलाना कि हमारे लिए अडानी से बड़ा मुद्दा संभल है, तो क्या इस बयान के मायने समझे, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के दलों की ही आवाज थी, अडानी को लेकर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद फिर मैंने जवाब दिया ना, संभल मुद्दा महत्वपूर्ण, अडानी मुद्दा महत्वपूर्ण, मणिपुर का मुद्दा महत्वपूर्ण, और मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, और सब लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया था कि सारे मुद्दे उठेंगे और हम संभल मुद्दे को महत्व देते हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जमीन से जुड़े नेता हैं। वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी पिछले 10 साल से अडानी अंबानी का जो राग अलाप रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ।
उल्टे बीजेपी को यह बताने का मौका मिला कि किन किन नॉन बीजेपी स्टेट्स में अडानी ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये लोग समझते हैं कि अडानी के इशू का न तो आम आदमी पर कोई असर हुआ है और न ही नरेंद्र मोदी की छवि पर इसका कोई प्रभाव पड़ा। इसका असर तो इंडिया अलायंस पर पड़ा है, जहां कांग्रेस धीरे धीरे आइसोलेट होती जा रही है। अब बात पंजाब की। आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल समेत अकाली दल के कई बड़े बड़े नेताओं ने सजा के तौर पर स्वर्ण मंदिर में बर्तन धोए, बाथरूम साफ किए। सुखबीर बादल सेवादार के रूप में स्वर्ण मंदिर पहुंचे और श्री अकाल तख्त साहिब के हुक्म के मुताबिक गले में तनखैया की तख्ती लटकाकर, हाथ में बर्छी लेकर दरवाजे पर पहरेदार के रूप में बैठे। इसके बाद व्हील चेयर पर बैठकर सुखबीर बादल बर्तन और जूते साफ करने गए। सुखबीर बादल के अलावा बिक्रम सिंह मजीठिया, दलजीत चीमा, महेश इंदर सिंह ग्रेवाल, सुखदेव सिंह ढींढसा और प्रेम सिंह चंदूमाजरा समेत अकाली दल के 16 दूसरे नेताओं ने भी सजा के तहत टॉयलेट की सफाई की, लंगर में जाकर बर्तन धोए और जूते साफ करके अकाल तख्त साहिब के हुक्म की तामील की। अकाली दल के नेताओं ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को माफ करने के जुर्म में कबूल किए थे। इसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब ने कल इन नेताओं को सजा सुनाई थी। आज स्वर्ण मंदिर में साफ सफाई कर रहे पूर्व मंत्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा, संगत को लेकर उनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ था, अब वो जत्थेदारों की सुनाई हुई सजा भुगत रहे हैं। प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा, सजा भुगतने से अकाली दल को नई ताकत मिलेगी और वो पंजाब की जनता के हितों के लिए पहले की तरह पूरी शिद्दत से काम कर सकेंगे। वो माफी देनी गलती थी, वो बहुत गलती थी और उस माफी से हमारी गाड़ी पटरी से उतरी और मैं समझता हूँ कल जो फैसला हुआ उसके बाद दोबारा फिर पटरी पे आने के आसार बने हैं। जो ये तो हमारा इतिहास है, हमारी परंपरा है। जहेदार साहबान जो भी हुक्म करते हैं हम मानते हैं उसको और हम मान रहे हैं, इसीलिए हम सेवा कर रहे हैं और इस सेवा से हमें सुकून मिल रहा है। हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हमने जो भी पीछे को गलती हो तो हम उसको दूर करके आगे से पंथ को, पंजाब को, जो पंजाब पंथ की जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल को हम एक अच्छी लीडरशिप दे सके। इसके बाद बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा, अकाली दल के सारे नेता अपने अपराधों की सजा पूरी ईमानदारी से भुगत रहे हैं क्योंकि उन्हें गलती का एहसास है। मजीठिया ने कहा कि गुनाहों की सजा भुगतने से अकाली दल को नई ताकत मिलेगी, पंजाब की आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी। ये सियासी ना सियासी इज वन पार्ट, मेन मकसद है लोग सुखीए पर लोग सुहेले। ਅੱਜ ਨਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ, ਸਤ ਵਚਨ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤਗੜੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਗੜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰਵੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਰਚਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ सूबे की आवाज या रीजनल पार्टी कमजोर हो। आज सुखबीर सिंह बादल और उनके साथियों को धार्मिक सजा काटते देख लोगों को इस बात का एहसास हुआ होगा कि पंजाब में अकाली दल की इतनी दुर्गति क्यों हुई। अकाली दल की स्थापना सिख संगत के हितों की रक्षा करने के लिए हुई थी, लेकिन बादल परिवार ने संगत का अपमान किया, सारा ध्यान अपनी ताकत और संपत्ति बढ़ाने पर दिया। पहले जनता ने चुनाव में हराकर सजा दी, अब श्री अकाल तख्त साहब ने दंड दिया। इसीलिए कहते हैं कि सारे कर्मों का हिसाब यहीं हो जाता है। और अब बात पप्पू यादव की। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में आज एक नया ट्विस्ट आ गया। बिहार पुलिस ने दावा किया कि पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी का वीडियो पप्पू यादव की पार्टी के नेताओं ने ही बनवाया था। इसका मकसद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़वाना था। बिहार पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने धमकी वाला वीडियो पप्पू यादव को भेजा था। इस शख्स का नाम राम बाबू यादव है।
रामबाबू ने पुलिस को बताया कि धमकी देने का यह सारा नाटक उसने पैसे और नेतागिरी के लालच में किया था। रामबाबू भोजपुर का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि पप्पू यादव के सहयोगियों ने उसे धमकी वाला वीडियो बनाने के लिए कहा था ताकि पप्पू यादव की सिक्योरिटी बढ़वाई जा सके और वीडियो बनाने के बदले उसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। एडवांस के तौर पर 2000 रुपए दिए गए थे। असल में अक्टूबर में पप्पू यादव ने दावा किया था कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद जब से वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बोल रहे थे तब से उनको जान से मारने की धमकी आने लगी थी। पप्पू यादव ने धमकी वाला एक वीडियो मीडिया को दिया था और इसके बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय होम मिनिस्टर अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की थी। अब पूर्णिया पुलिस ने दावा किया कि पप्पू यादव को धमकी भरा वीडियो रामबाबू ने भेजा था और रामू यादव पप्पू यादव की पार्टी का मेंबर रह चुका है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से कोई भी लिंक नहीं पाया गया। इसमें ये पाया गया कि ये 4-5 साल पहले इनके गांव में जो माननीय सांसद महोदय हैं वो गए थे और वहां इनके साथ फोटो वगैरह भी खिंचाए थे। ये उनका समर्थक भी रह चुका है पहले का और ये संभवतः उनकी पुरानी पार्टी में भी ज्वाइन किया गया था जो जा पार्टी था। इसमें कुछ दिन जो इसके द्वारा बताया गया है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। हम लोग अभी तक इसको जांच में रखे हुए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि जो माननीय सांसद महोदय हैं उनके सहयोगियों के द्वारा इनसे कांटेक्ट किया गया और इनको बताया गया कि सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए और इनको तैयार कराया गया है। इसमें इनको दिया गया कि क्या बोलना है उसमें और इनको पैसे का लालच दिया गया और दिया गया कि भविष्य में इनको नेता भी बनाया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि इसमें 2 वीडियो शूट किया गया था। एक तो उन्होंने भेजा है, दूसरा वीडियो ये रास्ते में करते हुए बना रहे थे, उसको लोग नहीं भेजे थे। ये बाद में भेजने का इनका प्लान था। इसको वीडियो बनाने से पहले केवल 2000 रुपए दिया गया था और उससे बात किया गया था कि इसको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। पुलिस ने सारी बातें खोलकर सामने रख दी, लेकिन बिहार पुलिस के इस खुलासे से पप्पू यादव आग बबूला हो गए। पप्पू यादव ने पुलिस के इन दावों को मनोहर कहानियां करार दिया। कहा अब तक उनको 26 बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। मलेशिया, पाकिस्तान और नेपाल तक से धमकी वाली कॉल आ चुकी हैं। तो क्या वो सब झूठी थी? पप्पू यादव ने कहा पुलिस किसी के इशारे पर उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। नेता बनाने तक का तस्वीर है सर, कल रिजाइन कर दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, नहीं तो वो रिजाइन करे, वो दोनों वीडियो लाए। क्या बात आप करते हैं? मैंने ही वीडियो दिया, मैंने ही नंबर दी। आप लोग विक्षिप्त हो चुके हैं। यदि ऐसी बात होगी तो आप गिरफ्तार करिए ना लोगों को। क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? मेरा सवाल सीधा है कि 24 फोन कहां हैं? पाकिस्तान, मलेशिया के कॉल कहां हैं? इसके पहले एक बार हेमंत शाही को मारा गया था तो लोगों ने कहा हेमंत शाही नक्कल कर रहे हैं। 2 घंटे में हेमंत शाही मर गए। तो क्या आप हेमंत शाही की तरह हमें भी मरवाना चाहते हैं? सरकार के प्रेशर पर ही कोई बोल सकता है इस तरह की बात। मैं 2 वीडियो जानना चाहूंगा कहां है। पुलिस की बात सुनकर तो लगता है कि पप्पू यादव को असल में कोई धमकी नहीं मिली। उन्होंने अपने आदमी से अपने आप को धमकी दिलवाई ताकि पुलिस से सिक्योरिटी बढ़वाने का केस बना सके। बिहार में वैसे भी नेताओं के लिए सिक्योरिटी एक तरह का स्टेटस सिंबल होता है, लेकिन पप्पू जी को लेने के देने पड़ गए। चौबे जी छब्बे बनने चले थे, दूबे बनकर रह गए। एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बता दूं, आज लोकसभा में बैंकिंग लॉज पर बिल के दौरान जब चर्चा हो रही थी तो आपकी अदालत का जिक्र आया। दरअसल चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को कभी दुर्गा नहीं कहा और वो ये बात खुद अटल जी ने इंडिया टीवी में रजत जी से इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल साफ तौर पर कही थी। निर्मला सीतारमण के दफ्तर से अभी इस चर्चा को लेकर एक ट्वीट किया गया है। निर्मला सीतारमण की बात बिल्कुल सही है। करीब 27 साल पहले की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी आपकी अदालत में आए थे। मैंने उनसे पूछा था क्या आपने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था? तो उन्होंने कहा जी नहीं।
ये बात मेरे ऊपर चिपका दी गई और ऐसे चिपकी कि छूटती नहीं। अटल जी ने हंसते हुए कहा था, मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूं लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता। और अब बांग्लादेश की बात भी कर लेते हैं। वहां से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए संत चिन्मय दास की बेल पिटीशन पर आज इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि कट्टरपंथियों ने चिन्मय दास के वकील रिगन आचार्य को कोर्ट पहुंचने ही नहीं दिया। चिन्मय दास के वकील को कट्टरपंथियों ने इतनी बुरी तरह पीटा कि वो कोर्ट के बजाय हॉस्पिटल पहुंच गए। रिगन आचार्य आईसीयू में भर्ती हैं, उन्हें बहुत चोट लगी है। चिन्मय दास के वकील कोर्ट में नहीं पहुंचे तो अदालत ने मामले की सुनवाई 2 जनवरी तक के लिए टाल दी। इसका मतलब यह कि चिन्मय दास को अब कम से कम 1 महीने और जेल में रहना होगा। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने धमकी दी है कि जो वकील चिन्मय दास की पैरवी करेगा उसका अंजाम वही होगा जो रिगन आचार्य का हुआ। आज चिन्मय दास की पेशी से पहले ही इस्लामिक कट्टरपंथियों और उनके वकीलों ने चटगांव कोर्ट कैंपस में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी लगातार चिन्मय दास के खिलाफ नारे लगा रहे थे। कट्टरपंथियों के विरोध की वजह से कोई वकील चिन्मय दास का केस लेने के लिए सामने नहीं आया। चिन्मय दास के वकील रमन रे को 25 नवंबर को बुरी तरह पीटा गया था और तभी से वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आज जब चटगांव के एक हिंदू वकील रिगन आचार्य ने चिन्मय दास का केस लेने की कोशिश की तो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने रिगन आचार्य को भी बुरी तरह पीटा। कट्टरपंथियों ने रिगन आचार्य के चैम्बर को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। इस हमले में आचार्य को गंभीर चोटें आई हैं और कट्टरपंथियों के विरोध की वजह से चिन्मय दास की जमानत सुनवाई आज नहीं हो पाई और अदालत ने उनकी जुडिशियल कस्टडी 2 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने चिन्मय दास को बेल न मिलने पर अफसोस जताया और कहा कि जिस तरह चिन्मय दास के वकीलों को टारगेट किया जा रहा है उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश में इस्कॉन के मेंबर्स को अपनी पहचान छुपाकर बाहर निकलने के लिए कहा है। हम लोग बहुत ही आशावादी थे कि आज उनको बेल मिल जाएगी, लेकिन बेल मिलना तो दूर की बात है। मैंने सुना आप लोग के ही माध्यम से कि उनके जो लॉयर्स थे वो भी कोर्ट नहीं पहुंच सके, तो ये बहुत ही शॉकिंग है। लॉयर्स तो छोड़िए, जो चिन्मय कृष्ण प्रभु को जो प्रसाद देने जेल जाते थे, जो 2 ब्रह्मचारी उनका प्रसाद और दवाई लेके, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। जो भी भक्त वहाँ से फ़ोन कर रहा है, मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग तिलक पानी से लगा लीजिए, पानी का तिलक कर लीजिए, कंठी एक जो गले में उसको लंबा करके पहन लीजिए और पैंट शर्ट सामान्य जो वस्त्र हैं उनको पहन के जाइए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले सप्ताह जस्ट 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक जो भक्त था, जो गृहस्थ भक्त, वो पैंट शर्ट में ही था, लेकिन उसका क्योंकि कंठी उसने पहन के रखी थी तो उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि उसका पूरा मुंह फट गया, पूरा मुंह लहूलुहान है। और एक दूसरे भक्त को भी कान पकड़ के लोगों ने बोला, लात मार रहे हैं उनको और उसको बोल रहे हैं कि तुम अगर फिर से इस्कॉन में जाए तो तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे। तो जब इस तरह की परिस्थिति हो जाती है तो और क्या हम बोल सकते हैं। इसीलिए हम उनके सेफ्टी के लिए हम लोग यही बोल रहे हैं कि जो भी फिजिकल जो बाहरी तरह से जो दिख रहा है उसको अभी के लिए फिलहाल मत उसको प्रैक्टिस करिए। चिन्मय कृष्णदास के वकील रिगन आचार्य को जिस तरह पीटा गया वो तस्वीरें भयानक हैं। क्या इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश में अब कोई वकील हिंदुओं का, साधु संतों का केस नहीं लड़ सकता? क्या इसका अर्थ यह है कि इस्लामिक कट्टरपंथी जिसे टारगेट करेंगे वो जेल में पड़ा रहेगा, उसकी सुनवाई नहीं होगी? क्या बांग्लादेश में अब यह सिस्टम है कि न अपील, न वकील, न दलील? पिछले दिनों की घटनाएं बताती हैं कि शेख हसीना के हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में किस तरह अराजकता का माहौल है। हसीना के शासन में कम से कम अदालतों में सुनवाई तो होती थी, पुलिस और फौज कानून व्यवस्था संभालती थी, किसी के पास मारपीट करने, आग लगाने, जुल्म करने का लाइसेंस तो नहीं था। दुनिया भर में बांग्लादेश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का उदाहरण दिया जाता था और बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की में भारत की भूमिका का हमेशा जिक्र होता था। लेकिन अब बांग्लादेश में एक बेकाबू तबका एंटी इंडियन सेंटिमेंट क्रिएट करने में लगा है। वहां की सरकार उसे रोकने में नाकाम हुई है। लेकिन बांग्लादेश को समझना पड़ेगा कि अगर भारत से संबंध बिगड़े
तो उसका काफी नुकसान होगा। बांग्लादेश बहुत सारी चीजों की सप्लाई के लिए भारत पर डिपेंड करता है। अगर भारत ने दवाइयां, रिफाइन पेट्रोलियम, आलू, प्याज जैसी चीजों की सप्लाई पर रोक लगा दी तो बांग्लादेश के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि भारत को आज भी बांग्लादेश से अपने ऐतिहासिक संबंधों की परवाह है, इसलिए बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह कि आज ऐतिहासिक दिन है, 3 दिसंबर है। आज के ही दिन 1970 में भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी। 16 दिन के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया था और भारत की वजह से ही मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश को आजाद करवाया। बांग्लादेश का जन्म हुआ। शेख मुजीब वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश का अस्तित्व भारत की वजह से है और भारतीय फौज की वजह से है।